हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं ये रीट के मॉडल पेपर हैं, चाहे आप रीट लेवल फर्स्ट से हो या सेकंड से। तो हम 10 नंबर मॉडल पेपर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 9 मॉडल पेपर ऑलरेडी कर रखे हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड हिंदी पेपर के नाम से। तो आप जाके उसके जो भी पेपर हुए प्रीवियस में वो तो मैंने करा ही रखे हैं। साथ ही साथ जो मॉडल पेपर है इन्हें भी करा रहे हैं। तो निश्चित तौर से आपको बेनिफिट ही मिलेगा। और इनमें अगर 25 प्लस मार्क्स बन रहे हैं आपके, निश्चित तौर से आपकी तैयारी अच्छी है हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। बाकी अगर इससे कम बन रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी कॉन्सेप्ट है उन्हें क्लियर करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल ही आते हैं रीट में। ऐसा नहीं है कि मतलब लेवल अच्छा आता हो, इतना नहीं आता क्योंकि पात्रता है, इसमें सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के लिए उपयोगी है, चाहे आप L1 से हो या 1 to 5 वाले हो या आप 6 to 8 वाले। तो 6 to 8 में 2 सब्जेक्ट हो जाती है, एक तो साइंस मैथ वाले हो जाते हैं, दूसरी साइड SST। लेकिन पेपर एक ही आएगा। 90 क्वेश्चन कॉमन रहते हैं, 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के अलग होते हैं। प्राइमरी वाले में तो आप जानते होंगे 90 क्वेश्चन कॉमन रहते हैं, यानी जो आप ऐसे कह सकते हैं जो लेवल 2 वाले हैं ना, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन बन के आते हैं। इनके थोड़े सरल आते हैं, ये कह सकते हैं। और बाकी इनके 60 क्वेश्चन में 30 EVS और 30 मैथ के, इस प्रकार ये 150 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को तो आप जानते होंगे। तो हम तो इनमें से केवल एक सब्जेक्ट आती है हिंदी, तो उसके 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, जिनमें से 15 क्वेश्चन तो आपके ग्रामर के होते हैं, 15 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के। तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन इस मॉडल पेपर नंबर 10 में पूछे गए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या पूछा है। कुछ न कुछ इस प्रकार का पूछा है कि आप बताइएगा इसमें से कि यड़ संधि का उदाहरण कौन सा है। अगर देख, क्वेश्चन बड़ा गजब का ही है, आप खुद भी अनुमान लगा रहे होंगे। देखिएगा इसमें ऑप्शन ऐसे बना दिए हैं कि जैसे आसानी से पहचान में आ रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कैसे हो गया ऑप्शन नंबर 1। देखो सामर्थ्य में किसी प्रकार की ऐसी संधि नहीं है जड़े वाली, ठीक है। ये तो काटती है, दोनों थे नहीं और दोनों में से ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। देखिएगा इसमें कुछ इस प्रकार की ये संधि विच्छेद प्लस इसका कुछ इस प्रकार नहीं चेंज होगा का। देखिएगा एक तो ये पहचाने की जड़ संधि की पहचान होती है कि संस्कृत में आपने पढ़ी होगी, ई को जड़ सूत्र चलता है, यानी छोटी ई छोटा ऊ और जो री होती है ये चेंज हो जाते हैं किसमें। जैसे छोटी ई है ये चेंज हो जाएगी आपकी य में हलंत, और जो ऊ होता है वो ब में चेंज हो जाएगा हलंत, यानी और जो री है वो हलंत हो जाएगी र में। हलंत यानी ये स्वर रहते हैं तो व्यंजन बोल सकते हैं, एक तरह से ये व्यंजन है। एक काम कीजिएगा, अब इस शब्द को लीजिएगा। ये आसान नहीं है, आप ध्यान रखना, आप खुद से करके देख लेना, इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन। इसमें अगर ऑप्शन है थोड़े और बना देता ना टफ, तो फिर क्वेश्चन में मजा ही कुछ और आता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये संधि विच्छेद करेंगे इसका, गुरु प्लस ऋण, कुछ इस प्रकार करा होगा। देखो अब चेंज कैसे करना है, इतना तो जानते होंगे कि ऐसे गु को तो ऐसे ही लिखेंगे। इस र में से ऊ को हटाएंगे तो र अपने आप में आता हो जाएगा ये वाला, जो इसमें र में ऊ मिला होता, ठीक है। तो ऊ लिखेंगे यहाँ पे इस मात्रा को, प्लस री की डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं। देखो ये री करा तो ये र कर लिया और ये, ठीक है, रण इस प्रकार हो जाएगा। ऊ को फिर हम किस में चेंज करेंगे, देखिएगा यहाँ पे ऊ को हम ब में चेंज करेंगे तो ये व हो गया अलंत। इसमें गु और ये र ऑलरेडी था, प्लस र अलंत अणा। अब इनको मिलाइएगा, कुछ इस प्रकार नहीं शब्द होने का, देखते चलिएगा। ये र है इसके व के ऊपर चढ़ेगा और ये हलंत ऑलरेडी था, इसमें आगे र भी मिल जाएगा तो नीचे चढ़ जाएगा। इस प्रकार ये आपका ऐसे कैसे का गुरुप्रण इस प्रकार बनेगा। शब्द भी अटपटा सा है तो आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। बाकी आप अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्टली आंसर लगा के निकल सकते थे, ठीक है। मैं बता दिया कि इसमें ऐसे ऑप्शन नहीं दे रखे थे, कन्फ्यूज करने के लिए डायरेक्टली आंसर लगा सकते थे आप। इसमें और भी एग्जाम्पल है, जैसे पितृ प्लस आज्ञा, ठीक है। तो हालांकि मैं तो डायरेक्टली बता दूं, देखो ये रन है ना, जैसे पितृ प्लस जो र ये वाला है नीचे वाला, तो इसे ऐसा कर लीजिएगा और ये आ और क्या, यानी ये र है इसमें पूरा हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार का नहीं बन जाएगा पितृज्ञा, इस प्रकार का और भी लिख सकते हैं, पितृ अनुमति, और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाते हैं इसके, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेकंड। एक ही क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया, समझाने की दृष्टि से टाइम लगता है, अदरवाइज आंसर लगाने हो ना तो अब तक तो 10-8 क्वेश्चन हो ही जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है सम प्लस कलन का संधि युक्त शब्द क्या होगा, यानी ये जुड़ के क्या बनेगा। देखो सम प्लस कलन संकलन हो जाएगा, सही है। ये वाला भी संकलन हो जाएगा,
ये वाला भी संकलन हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। यानी इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जब संधि को जोड़ेंगे तो व्यंजन संधि में बहुत सारी विशेषता होती है, अगर आपने पढ़ी हो तो हम इस संकलन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार, यानी तीनों रूपों में लिख सकते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगर आप इनमें से देखेंगे, जैसे कि बात करें तो इसमें युद्ध भूमि हो जाएगी। युद्ध की भूमि नहीं होगी, युद्ध के लिए भूमि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। गंगा जल में तो गंगा का जल, तो संबंध में काकी कह रहा है, इसमें तत्पुरुष हो जाएगा संबंध। गुरुदत्त यानी गुरु को देना, तो इस प्रकार का हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लें, लेकिन इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देशांतर शब्द में समास कौन सा होगा? कुछ इस प्रकार, इसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते क्या? देश प्लस अंतर, सवर्ण दीर्घ हो जाएगी देशांतर। इसमें पहली बात तो संधि हो गई, और इसमें दोनों ही पद प्रधान होंगे, देश और अंतर, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से तद्भव उपसर्ग कौन सा होगा? ये तो गजब का ही क्वेश्चन है। एक तो तद्भव होते हैं, एक तत्सम होते हैं, तो ये तो चीज़ जानते होंगे, ये हिंदी रूप है, ये एक तरह से संस्कृत में चलते हैं। तो इनमें से अन है ना, वो अपने यहाँ में एक तद्भव उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, बाकी परानी होगा, ना अद होगा, ना कुश होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक रहा, निम्न में से कृदंत शब्द नहीं है। अगर कृदंत नहीं है तो फिर वो कौन सा होगा? तद्धित होगा। सही है ना, कृदंत होते हैं वो धातु से संबंधित होते हैं, या क्रिया कह सकते हैं। तद्धित होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस प्रकार से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार मैंने समझाने की कोशिश की है कि तद्धित और धातु, यानी कृदंत होते हैं उन्हें धातु रूप बोलते हैं एक तरह से, यानी एक तरह से धातु ही होती है, यानी क्रिया कह सकते हैं। तद्धित होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस प्रकार के। देखो, लड़ाई कुछ लड़ने से नहीं बनी है क्या? तो ये क्रिया यानी कह सकते हैं ये धातु हो जाएगा, एक तरह से हम कह सकते हैं कृदंत हो जाएगा जी। ठीक है, जो दे रखा है ये। और सिलना, तो सिलाई, यानी सिलना से सिलाई बनाए, तो ये भी आपका कृदंत हो जाएगा। पीसना, तो कहीं ना कहीं पिसाई है, वो पीसना से बनाए, तो ये तो सभी कृदंत है। हमें पूछा था कृदंत शब्द नहीं है, तो वो हो जाएगा भलाई। भलाई है ये आपका एक तद्धित कह सकते हैं शब्द हो जाएगा, क्योंकि तद्धित के रूप में पूछा है, तो ये तद्धित ये वाला रूप होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, या 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से जो ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण होगा। ये तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी कर दिया क्वेश्चन। हालांकि आपको जब तद्धित हो या कृदंत हो या प्रत्यय पूछे जाएंगे तो सिंपल ही आते हैं। फिर भी देख लीजिएगा, ये वो होते हैं जो संज्ञा या फिर सर्वनाम हो या आपके विशेषण हो, इनसे जुड़कर है ना, ये लघुता सूचक शब्द बनाते हैं। ये ध्यान रखो बस। जैसे हम बात करें, जैसे एक या प्रत्यय होता है। ठीक है, ये वाला लगेगा ना, जैसे किस में लगाऊँ मैं, जैसे डिबिया। ठीक है, और इसमें हम राइट आंसर पे जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा मुखिया। मैंने और बताया था डिबिया, मुखिया और लुटिया डूबना, तो लुटिया और भी हो जाएंगे। जैसे और भी इसमें प्रत्यय लग सकते हैं, जैसे बड़ी ई लगती है तो वो घंटी हो जाएगा शब्द, ये इसी का होगा, किसका? ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, और एक होता है ओला, जैसे शब्द देखा होगा आपने खटोला। तो ये सभी शब्द मैंने बताए ना, ये सभी आपके जो ऊन है ना, ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय, इससे संबंधित हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से बताने की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखेंगे तो ये वाला अनुग्रहित है, नहीं वाला सही हो जाएगा इसी प्रकार का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक है, निम्न में से वर्तन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिएगा कि इसमें से शुद्ध कौन सा हो जाएगा। देखिए, राजस्थान के मनुष्य मेहनती हैं, मनुष्य नहीं, लोग मेहनती होंगे। चिंता एक भयंकर आदि है या व्याधि है, ये 2 शब्द होते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो आप हिंदी में पढ़ते होंगे। तो चिंता वास्तव में एक भयंकर आदि होती है, ये बात सही है। योगेश एक सज्जन पुरुष है। जब सज्जन पुरुष है तो एक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जब आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो निष्कर्ष अंतिम परिणाम होता है, तो फिर अंतिम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जो बिल्कुल सही था। तो इसमें आदि आएगी, ये ध्यान रखना। चिंता के शब्द में आदि आती है जब शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है, तब हम लगाते हैं व्याधि। जैसे धूम्रपान, ये धूम्रपान से जो नुकसान होगा ना, वो व्याधि के अंडर में आएगा। और भी चीज़ें हो सकती है, चोट वगैरह, वो चीज़ आपको समझते होंगे। ठीक है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है?
तो ये प्राणी शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अब इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखिएगा। देखिएगा इसमें से जो गलत होगा ना वो हो जाएगा 3 नंबर, वह गालियाँ निकालती है। इस प्रकार का ये सेंटेंस गलत है। बाकी हालांकि ये भी गलत था क्योंकि इसमें फुल स्टॉप नहीं है इस वजह से, लेकिन मानते हैं कि ये हो सकता है कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक आई हो। इतनी रात गई कुएं पर कौन पानी भर रहा है, तो ये भर रहा है इस प्रकार आएगा फुल स्टॉप। ठीक है, बाकी जो गलत था ये था, ये तो शुद्ध ही थे। इतनी रात गई कुएं पर कौन पानी भर रहा है, प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं, ये भी बात सही है। तो गलत हो जाएगा 3 नंबर, वह गालियाँ निकालती है, ये कहना गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं वो गालियाँ निकालती है ना, इसकी जब हो जाता है वो गालियाँ देती है, इस प्रकार होता तो कहीं सही माना जाता, तो इस वजह से गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कापुर होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। कापुर, तो कापुर का मतलब होता है गायब होना। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ये पूछ रहा अवसर का लाभ उठाना अर्थ को प्रकट करने वाला लोकांकित कौन सा है इसमें से। तो इसका हो जाएगा आंसर बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, रेखांकित शब्द है, मैं संज्ञा का भेद बताइएगा। अगर ये पर्टिकुलर कश्मीर होता तब तो ये हो जाता किसी व्यक्ति का स्थान नाम, तो व्यक्तिवाचक हो जाती। ठीक है, अब ये जातिवाचक क्यों हो गई, यानी जब हम सेंटेंस में किसी की तुलना करने के लिए कोई भी शब्द लेते हैं ना, तो फिर वो जातिवाचक में चेंज हो जाता है, तो ये जातिवाचक हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पर्टिकुलर किसी नाम लेंगे ना, जैसे जम्मू या जम्मू कश्मीर गए, तो भी व्यक्तिवाचक में आएगी। लेकिन आप तुलना करने लग जाए ना और सेंटेंस में यूज करने लग जाए उस शब्द को, या तुलना के रूप में कह सकते हैं, तो जातिवाचक में वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक वाक्य। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जातिवाचक हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सभी बच्चे घूमने गए, रेखांकित शब्द में विशेषण होगा। ये सभी की बात कर रहा है, तो सभी देखा जाए तो इसमें से समुदायवाचक हो जाएंगे, जैसे सभी, भीड़, और एक तरह से जो भी चीज़ इकट्ठी हो वो भी इसी के अंडर में आ जाएगी। और क्या आ जाएगी, सभी, भीड़, और भी अन्य चीज़ें आ जाएंगी जो मतलब एक तरह से इकट्ठी चीज़ होने की विशेषता बताई, तो उसे समुदायवाचक कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो 16वां, यह वही व्यक्ति है जिसे मैंने रंगे हाथ पकड़ा था। यहाँ किस प्रकार के आश्रित उपवाक्य की बात हो रही है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो देखिएगा यह वही व्यक्ति है जिसे, तो जैसे जैसे शब्द आ जाए, जिसने ओवरऑल देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आश्रित उपवाक्य होगा ना, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके विशेषण आश्रित वाक्य से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जिसे मैंने रंगे हाथ पकड़ा था, तो कहीं ना कहीं ये उस व्यक्ति की विशेषता ही बता रहा था, तो विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिखित रचना की शिक्षा देते समय शिक्षक को इस सूत्र का पालन करना चाहिए। यानी जो लिखित रचना की शिक्षा देते हुए शिक्षक को किस सूत्र का पालन करना चाहिए, ये पूछा है। तो हम कहेंगे उसे सरल से जटिल की ओर सूत्र का पालन करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते हैं उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि कौन सी है। तो ये तो सिंपल ही है, ये दूरस्थ शिक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पाठ्य योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक करता है, क्या करता है। तो हम ये कहें पाठ्य सामग्री का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से एक साधन श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है, जैसे हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो वो हो जाएगी टेलीविजन। टेलीविजन मीन्स वही हो जाएगी टीवी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए हम ग्रामर बॉन्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
हालांकि आपका जो लिंगवापन है ये आपकी जो भाषा सीखते हैं ना उसके लिए होता है, इसमें आपकी जो भी गलती करते हैं उसे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये भाषा संबंधी होता है। ग्रामोफोन होता है वो उच्चारण संबंधी होता है, ठीक है। ज़्यादा अंतर नहीं है ग्रामोफोन और लिंगवापन में, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये कह रहा है कि व्याकरण शिक्षा की अव्याकृति सिद्धांत है, ये भाषा संसर्ग विधि होती है ना उसे अव्याकृत विधि कहते हैं। तो इसकी विशेषता बतानी है, तो हम कहेंगे व्याकरण को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भाषा पढ़ने से व्याकरण अनायास आ जाती है, ठीक है, समझ रहे हो ना। क्योंकि जो हम भाषा पढ़ेंगे ना, कौन सी सब्जेक्ट हो, और जैसे हिंदी मान लीजिए, तो हिंदी की जो हम भाषा पढ़ेंगे ना उसके अकॉर्डिंग हम ग्रामर सीख जाएंगे, उसे पढ़ाने की अलग से ज़रूरत नहीं, तो उसे ही बोलते हैं व्याकरण विधि। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। एक है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, तो हम कहेंगे इसका उत्तर एक ही होता है, क्योंकि हम जो अभी मैंने ये लिखा है तो वो एक ही आंसर तो दे रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तो है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही तो है ये 23 नंबर, जिसमें हम 4 ऑप्शन दे रखे, तो राइट आंसर क्या है 4 नंबर। तो इसी प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है, इसका ऑप्शन नंबर एक ही सही होता है, यानी चारों में से एक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षक द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर पाठ का वाचन करना और वाचन करते हुए कठिन शब्दार्थ के अर्थ बताकर व्याख्या करना या व्याख्यान करते हुए जाना, इस शिक्षण प्रणाली का नाम है। इस प्रणाली का क्या नाम है, तो हम कहते हैं इसे व्याख्या प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मंत्रणा प्रणाली में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में स्वाध्याय द्वारा तथ्यों का चयन कर रचना को पूर्ण करते हैं, ये प्रणाली आधारित होती है। तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी डाल्टन विधि से संबंधित, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो संबंधित होगा आपके टीचिंग मेथड से ही। ये पूछा है कि निम्नलिखित में से अध्यापन कौशल में सम्मिलित नहीं है इनमें से, तो अध्यापन कौशल की बात कर रहा है, तो देखिएगा इसमें से जो संबंधित नहीं होगा, देखिए संपट कौशल तो होता है, पाठ स्थापना कौशल भी होगा, प्रश्न कौशल भी होगा, लेकिन लेखन कौशल नहीं होगा, ठीक है। वो इसके अलग होते हैं, जो पूछे जाते हैं LSRW, वो अलग क्रम है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आएगा, सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना होता है। अगर देखें तो ये माइक्रो टीचिंग आपने चाहे B.Ed की हो या DLED कर रखी हो या BSTC बोल देते हैं, तो उस दौरान चलती थी, तो 5 से 10 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये इस पर पूछा है कि एक व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है, ठीक है, जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। अविक्रमित अनुदेशन की यह परिभाषा किससे संबंधित है, तो ये आपकी कुक से संबंधित है, DL कुक। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये कह रहा है कि वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य क्या होता है। हम ये कहेंगे कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना, एक तरह से ये कह सकते हैं कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अविक्रमित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है। अगर अनिवार्य की बात करें ना तो वो हो जाएगा छोटे पदों का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि करीबन हम 30+ मॉडल पेपर करेंगे हिंदी के, और मैंने बता दिया है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं बहुत जल्दी हम इन सभी की एक ही वीडियो बना के डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।